बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि जब आप सवाल पूछें तो प्लीज़ पर्टिकुलर आप जितना सादा होगा, जितना सिंपल होएगा सवाल, उतना हमें समझने में और आपको रिप्लाई करने में आसानी होएगी। लेकिन अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो होम ऑफिस में पेंडिंग है, या आपका जो मैटर है वो कोर्ट में है, या फिर आपको डिटेल एडवाइस चाहिए आपको, तो फिर हमारी हमेशा की तरह आपको एडवाइस है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप हमें आके बाय पर्सन मिल सकते हैं। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए या आपसे डिस्कस करने के बाद कम से कम एक जो अप्रोप्रिएट एडवाइस हो सकती है तो वो बेस्ट हो सकता है। दो तीन चीज़ें कि जो लोग, पहली बात, जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका बहुत शुक्रिया और लाइक करते हैं। इसके साथ साथ ये है कि जो चीज़ें जब भी कब एडवाइस करते हैं तो रिक्वेस्ट ये होती है कि प्लीज़ जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अगर ख़ुद करना चाहें तो मेक श्योर करें कि जो एडवाइस है, क्योंकि ये लाइव हो रही है और पता नहीं कब आपने प्रोग्राम देखा, तो जो लेटेस्ट लॉज हैं या फॉर्म्स हैं या जो आपकी लेटेस्ट जो फ़ीस होती है वो मेक श्योर कर लिया करें, या ख़ुद चेक कर लिया करें, या किसी डिस्कस कर लिया करें, ताकि ये ना हो कि आप कोई रॉन्ग फॉर्म या फिर जो प्रॉपर फ़ीस पे ना करें, जिस वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती या उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आते हैं तो फिर उस पर मसले आ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये बार बार हमारी एडवाइस होती है कि प्लीज़ एज ए डिस्क्लेमर इस बात को एक्सेप्ट करें कि अगर कोई ऐसी बात या फ़ीस या फॉर्म, वो हमेशा आप, अगर आप ख़ुद कॉन्फिडेंट हैं, चेक कर लें और लेटेस्ट होना चाहिए, या फिर आप किसी प्रॉपर एडवाइस ले लें, ताकि आपको ये छोटी सी माइनर सी या सिली सी जो मिस्टेक है उससे फिर आपके बड़े से नुकसान से बच सकें। तो बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे हैं, लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई, काफी दिनों बाद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हाँ, बहुत बस लगा सॉरी कि कुछ कमिटमेंट थी, इस वजह से नहीं आ सके, लेकिन प्लीज़ अच्छा रियाज भाई, मेरे दो क्वेश्चन है, प्लीज ये नोट कर लीजिएगा ताकि प्लीज़ दोनों मिस ना हो। प्लीज़। पहला तो है कि मैंने जो है एडल्ट पासपोर्ट अप्लाई किया है फर्स्ट ना। ओके। अच्छा, उसमें जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें एक ऑप्शन था कि आपके पास कोई अदर कंट्री का पासपोर्ट है या नहीं, तो मैंने उसको नो को क्लिक किया था, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी होम ऑफिस के पास है। जब मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था तो वो मैंने उनको भेजा था, तो उसके बदले मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिया था 2015 में। राइट। तो वो मैंने टिक किया था, लेकिन एंड पे जो है उन्होंने जो चेकलिस्ट निकली उसमें उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक तो वो मांगा कि जो मेरा सर्टिफिकेट था जो मुझे अभी मिला है सरमनी के बाद, और दूसरा उन्होंने मांगा कि वो पासपोर्ट जिस पे आप यूके पे इंटर हुए थे। तो अब वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने उसका जो है उसके बदले जो मेरे पास वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट थे वो मैंने भेज दिए हैं उनके, और जो सर्टिफिकेट था वो मैंने भेज दिया, और साथ मैंने जो पासपोर्ट जब मैंने पाकिस्तानी उनको भेजा था तो मुझे एक होम ऑफिस से लेटर आया था एक्नॉलेजमेंट सीड कि भैया आपका पासपोर्ट हमारे पास है, होल्ड ऑन करिए। तो वो वाला लेटर जो मैंने साथ भेजा। ठीक, अब आपका सवाल क्या है मेरे भाई? जो मैंने पेपर भेजे हैं या नहीं, और अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक होम ऑफिस से ही हुई है कि शुरू में जब मैं इंटर हुआ था तो उसमें मेरे से उन्होंने कभी भी प्लेस ऑफ बर्थ पूछा नहीं। जो मैंने इंटरव्यू दिए है, मैंने वो भी फॉर्म, अपने दो इंटरव्यू मेरे हुए थे फर्स्ट पे, दोनों मैंने चेक किया, उसमें किसी भी खाने पे मैंने कहीं नहीं। चलो ये छोड़ दें बातें मेरे भाई, सवाल क्या है? मैं सवाल पूछे, सवाल क्या आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि जो मेरा नेशनल पासपोर्ट है उसके ऊपर जो है डेट ऑफ प्लेस वो लिखा हुआ है पंजाब का शहर, और जो मुझे इन्होंने भेजा था बीआरपी कार्ड फर्स्ट टाइम, उस पे प्लेस ऑफ बर्थ मेरी लिखी हुई है कराची। तो अब ये क्या मेरे लिए पासपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कि जबकि मैंने उसी टाइम पे उनको इन्फॉर्म भी कर दिया था। एक सवाल तो ये हो गया कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, और सवाल क्या था आपका? दूसरा वो था कि पासपोर्ट के पेपर भेजे वो पूरे हैं, और एक अब जो मेरा जो सेकंड सवाल था वो ये है
क्या अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो और एडल्ट पासपोर्ट मिलने में देर हो तो क्या मैं अपना जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कार्ड और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है ये ट्रैवल के लिए यूज कर सकता हूँ? मुझे ये बताएं कि आपने अडल्ट एप्लीकेशन पासपोर्ट डाला हुआ है ना, एप्लीकेशन डाली है पासपोर्ट के लिए? जी, मैंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है। ओके। अब मुझे बताएं कि आपने जो आपको इंडेफिनिट मिला था वो किस बेस पे मिला था आपको, ड्यू टू रिफ्यूजी स्टेटस? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। अब आपने 2 सवाल नहीं पूछे, आपने 5 सवाल पूछे, आप उसको नोट करें जाते सुने सारा, ठीक। जो तो पहली बात ये है कि जो आपने सवाल किया कि मैंने फॉर्म फिल किया, उसमें 2 उन्होंने चेकलिस्ट मांगे, वो भेज दिए। चलो अच्छा किया। 2 चीज़ें जो मेनली होता है वो ये होता है कि आपका जो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और जो आपने वो सेरेमनी कर ली है उसका प्रूफ दे दें। और ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकी के मेनली वो ये कहते हैं कि आप अपना हमें करंट जो पासपोर्ट है या जिस नेशनलिटी से आप इधर जहाँ बॉर्न हुए, जहाँ पे आप सेटल हुए थे, वो हमें पासपोर्ट भी दें, वो देना चाहिए। अब आपके पास नहीं है तो उसने आपका अल्टरनेटिव आपने क्या किया कि जो कॉपी ऑफ द पासपोर्ट दे दी, और ये साथ लिख दिया कि जो मेरा पासपोर्ट है वो होम ऑफिस के पास पड़ा है, ये प्रूफ है कि मैंने सबमिट किया था, ये प्रूफ है कि उन्होंने रिसीव किया था और मुझे रिटर्न नहीं हुआ, लिहाजा ये पासपोर्ट होम ऑफिस के अंदर है, आप वहाँ से इंटरनली वहाँ से ले लें। यस, ये अच्छा हो गया। अब सेकंड आपका जो सवाल था कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो उन्होंने मिस्टेक की थी। आपने उनको लेटर लिखा था कि मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ वो पंजाब है, आप कराची को लिख रहे हो, आपके पास उसका प्रूफ है। जब आपने सबमिट किया तो आपको भी चाहिए था लिखना कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब है। मेरे हमेशा तमाम फॉर्म में मैंने हमेशा पंजाब डिक्लेयर किया है। सो वेदर दे मेड मिस्टेक और क्लैरिकल मिस्टेक थी या उन्होंने क्या किया, उन्होंने कराची लिख दिया, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ नंबर 1 2 3। तो लिहाजा मुझे अब जो प्लेस पासपोर्ट निकले इशू हो तो इट शुड बी इशू प्लेस जो उस पर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, उस पर आना चाहिए पंजाब। ये दोनों बातें भी वो मान जाएंगे, ठीक। अब अगला जो सवाल आप ये कर रहे हो कि क्या अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं आती या पासपोर्ट नहीं तो क्या ट्रैवल कर सकते हो? पहली बात ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले किसी व्यूवर ने कॉलर ने इज़हार भी किया था कि आप शायद थोड़ी सी डिफेंसिव एडवाइस कर रहे हो, लेकिन सवाल ये होता है कि जब आपको इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं तो आपने ये कहा था कि मेरी लाइफ को मेरे होम कंट्री में मुझे थ्रेट है, इसलिए मैं यूके में मुझे रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला और उसके बाद 5 साल पूरे करते हुए आपको इंडेफिनिट मिल गया। अब आपके पास कोई और नेशनलिटी नहीं है सिवाय इसके कि आप यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस के साथ हैं। अगर आप अपने होम कंट्री में जाते हो तो आप अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, तो देन ऑन द रिटर्न एयरपोर्ट पे सवाल ये शायद ना पूछें, लेकिन देयर इज़ अ चांस, इवन 1%, 1 आउट ऑफ 100 वो पूछ सकते हैं कि भाई आप तो कहते हैं मेरे आपको ख़तरा है, अब आप अपने कंट्री में चले गए हो तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। और कोई ऐसी मेरे ख्याल में अगर कोई इंतहा की कोई मजबूरी अल्लाह ना करे ना हो तो ठीक है, वरना अगर आपने फैमिली को मिलने जाना तो बिल्कुल आपको ट्रैवल इन हालात में नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं आ जाता। और नंबर 2 ये है जो आपने बातें की उसमें एक और चीज़ शायद मुझे फ़ील हो रही है। आप ये भी चेक कर लें कि क्या जब आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था तो उससे पहले आपके 10 साल, हाँ ऑफ कोर्स आपको अगर आपको सर्टिफिकेट मिला 10 साल पूरे होके आपको नेशनलिटी उन्होंने ग्रांट की है नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो वो मैटर ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे आपने ज़्यादा फोकस किया और सेकंड आपने फोकस किया है कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है 2 जगह डिफरेंट, उसका क्या हल है। बिल्कुल आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ ये है, उसका अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो साथ लगा दें। अगर आपके पास पासपोर्ट जिस पे आपने यूके में ट्रैवल किया था उसकी कॉपी है तो उस पर लिखा होगा प्लेस ऑफ बर्थ, वो साथ लगा दें। और जो आपने फॉर्म फिल किया था उस पर लिखा था कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब था, वो भी लगा दें। देखिए मेरे 3 प्रूफ हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा मैं कराची मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है, आपकी वजह से हुआ और उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने नोटिस भी किया, आपको लेटर भी लिखा, ईमेल किया, आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। अब ये है कि प्लीज़ जो नया पासपोर्ट बने मोरे इस नाम पे इशू होना चाहिए। और जो दूसरा सवाल था आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उस पर मेरी शायद आपको सजेशन है, बट टोटली अप टू यू। अगर इंतहाई कोई एमरजेंसी ना हो तो यू शुडंट ट्रैवल एट दिस स्टेज, गेट द पासपोर्ट फर्स्ट देन यू कैन प्लान। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, प्लीज फरमाइए। सर मैंने एक सवाल पूछना है कि जो असालम सीकर है, हाँ जी, वो यहाँ पे शादी कर सकता है अगर उसका केस फॉर एग्जांपल अपील में भी चला जाए? ओके।
जो आपका सवाल, यस, शादी का हर बंदे के पास राइट है। अगर वो यहाँ पे लीगल है या इलीगल है या ओवरस्टे है या अनफॉर्चुनेटली विदाउट वीज़ा भी यहाँ पे है, तो यस उसका राइट है कि वो अगर शादी के उसको कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, उसको शादी का राइट है। अब सेकंड सवाल आता है कि जब आप शादी करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। आप शादी के लिए जब आप करना चाहते हो तो आपने लोकल रजिस्ट्रार को जाके नोटिफाई करना है कि हम ए एंड बी हम आपस में इंटेंड टू मैरी हैं, हमारी शादी करने की नीयत है। अब एक होता है कि उन्होंने रजिस्ट्रार के पास एक राइट है कि वो 28 डेज़ के लिए या 72 डेज़ के लिए, फ्रॉम 28 टू 72 डेज़ के लिए वो इस बात को कंसिडर करेगा कि क्या आपको मैं शादी की परमिशन दूं या ना दूं ड्यू टू योर इमिग्रेशन स्टेटस। अगर तो किसी के दोनों के यहाँ पे सेटल्ड होते हैं या दोनों के पास राइट ऑफ स्टे इन द यूके है, तो फिर तो उनको नॉर्मली 28 डेज़ में डिसीजन आ जाता है कि भाई हाँ अपने डेट बुक करो और शादी कर लो। लेकिन जो आपका केस है उसमें ये लगता है कि वो शायद नहीं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो होम ऑफिस से परमिशन मांगेगा कि ये पर्सन है, इसका ये स्टेटस है, बी का ये स्टेटस है, उनके ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये शादी करना चाह रहे हैं, क्या आप मुझे ऑथोराइज़ करते हो कि मैं इनको अलाउ करूँ कि शादी इनकी कर दें। अब वो एक अपनी के इंटरनल जो क्वेरीज हैं या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो उनका होता है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस पे है और वो ये क्लेम करता कि अगर मैं वापस जाऊँगा मेरी लाइफ को ख़तरा है और यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे रहते हुए अब उसका रिलेशनशिप बन जाता है और दोनों पार्टीज एग्री टू बी मैरी, तो मेरे नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आएगा। बट अगेन पॉसिबल है अब आपको दोबारा इंटरव्यू पे कॉल कर लें, जो इंटरव्यू आता है उसके आंसर दें। आप जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर देते हो, एड्रेस करते हो प्रॉपर्ली। ऑफ कोर्स वंस ही सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार का मकसद, जो रजिस्ट्रार है उसका ये मकसद है, लेकिन जस्ट ओनली एज एडमन कि आपके पास स्टेटस क्या है, लेकिन उसका जो मेन मकसद वो ये चेक करना है कि क्या आप जेन्युइनली मैरी करना चाह रहे हो या आपकी जो इंटेंशन है इज़ गोइंग टू बी ए परमानेंट रिलेशनशिप। तो ये 2-3 चीज़ें, या आपका कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, कैसे आपने मिले, तो ये जो जर्नल से सवाल होंगे या जो आपकी आपस दोनों की कोलैबोरेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में होंगे, अगर वो उससे मुतमिन होता है तो वो आपको शादी करने की परमिशन दे देगा। अब फेज़ 2 स्टार्ट होता है। शादी करने से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब सेकंड स्टेप जो आता है वो ये आता है कि अपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अगेंस्ट आपका जाएगा होम ऑफिस के पास। अब होम ऑफिस ने डिसाइड करना है कि क्या इस बंदे को whether we consider his application within a country or he should get the एंटी क्लियरेंस। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। नंबर 1, अगर तो उनको ये लगता है कि जी इनका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है और इसके बाई लॉ क्योंकि जो बंदे यहाँ पे इलीगल हों या वीज़ा ना हो या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो स्विच नहीं कर सकते, जैसे विजिटर है वो विद इन कंट्री स्विच नहीं कर सकता फ्रॉम वीज़ा से एज ए स्पाउस, लेकिन वो फिर आपके हालात देखेंगे, सर्कमस्टांसिस। आपके सर्कमस्टांसिस ये हैं कि आप रिफ्यूजी स्टेटस आपका अप्लाई किया हुआ है, आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, आपने असाइलम क्लेम किया कि आपके अपने कंट्री में आपको सेफ़ नहीं हो। अगर आप शादी करके कर लेते हो और वापस जाके एंटी क्लियरेंस अप्लाई करते हो तो आप समझ लो कि शायद मैं वापस ना आ सकूं, तो हमारा फैमिली ब्रेक हो जाएगा, तो इस बात को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अंदर आपकी फैमिली शुरू हो जाती है, तो क्योंकि हमेशा बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्राइमरी कंसिडर करते हुए, और हमेशा बड़ा शौकीन होती है होम ऑफिस भी और तमाम अदारे बल्कि, कि बच्चों के जो राइट्स हैं, जब बच्चों की लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इस पर मेनली अगर मिसिस प्रेग्नेंट होती हैं या आपका बेबी होता है, तो फिर इन तरह के सर्कमस्टांसेस में होता है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बेस पे आपको यहाँ पे वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी बातें ये इफ़ एंड बट के साथ हैं। जनरल जो आपका सवाल था कि शादी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है, आप उनको नोटिस करें, वो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप उसको मुतमिन कर लेते हो आपको यहाँ परमिशन मिल जाएगा। सेकंड, आपके पास राइट है कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन अब होम ऑफिस के पास आपकी जो बॉल है उनकी कोर्ट में है, वो डिसाइड करेंगे कि क्या आपको विद इन अ कंट्री स्विच करने की परमिशन होगी या नहीं होगी। ये सारे के सारा बेस करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। इसलिए जब भी अगर एप्लीकेशन करनी हो तो चाहिए कि प्रॉपर किसी आप सोलिसिटर मिलें, आप डिस्कस करें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन था, मेरी नेशनैलिटी ड्यू है 2022 में। ठीक। मुझे इंडेफिनिट लिमिटेड लीव टू रिमेन मिली थी 2012 में, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्राइवेट लाइफ विद द चिल्ड्रन। ओके। मेरा इंडेफिनिट स्टे था 2018 में हुआ था। मेरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि आई हैव अ डिसेबल चाइल्ड, तो उसका मेरा डिसेबल बैज विंडो में रह गया गलती से, और मुझे उसके वजह से ऑफेंस अनलॉफुल यूज ऑफ डिसेबल बैज पे मुझे फाइन हुआ कोर्ट से। ठीक। और ये अभी रिसेंटली हुआ, और नेक्स्ट ईयर आई मीन 2020 22 अगस्त में मेरा नेशनैलिटी ड्यू थी। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर आपको कोर्ट ये प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं नेशनैलिटी का अब मेरे क्या होगा और इसका क्या असर पड़ेगा मेरी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन में। दूसरी चीज़ एक और इम्पैक्ट करेगी, वो है मेरे CCGs हैं। 2016 में और 17 में मेरी जॉब छूट गई थी, तो मेरे पे डेबिट कार्ड वगैरह यूज हुए थे उसकी वजह से। ठीक। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? प्लीज मैं आपका फोन मतलब टीवी नो पे प्रॉब्लम सुनती मेरी बहन, हूँ। आप टीवी पे सुने आंसर। देखें, Thank you. सबसे पहले आई एम सॉरी कि ये आपके फाइनेंशियल मामला ठीक नहीं जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। देखें, जो नेशनैलिटी की जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें 3 मेन आपने कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, लॉफुल जो टाइम या पीरियड अपने यूके में गुजारा हो। अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, अगर आप किसी बिज़नेस वीज़े पे हैं, तो आपको 5 साल पूरे करने पड़ते हैं, फिर आपको इंडेफिनिट मिलता है, फिर उसके 1 साल के बाद आपको नेशनलिटी मिलती है। तो 2 शर्तें उसमें होती हैं कि आपने इंडेफिनिट भी होना चाहिए और उसके 1 साल के बाद आपको नेशनलिटी क्वालिफाइड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम से हैं और उससे आपको कोई ह्यूमन राइट्स वीज़ा मिला था या डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी, तो उससे पहले चेक किया जाता है कि जब आपको मिली थी उससे पहले आप लीगल थे या नहीं थे, या आपका जो आखिरी इंडेफिनिट अप्लाई करते हुए आपने जो पूरे 10 साल लीगल गुजार लिए हैं वो एक काउंट होता है। या नेशनलिटी अप्लाई करते हुए अब चेक करना पड़ता है कि क्या जो आपके ऑन द डे ऑफ द एप्लीकेशन उससे लास्ट 10 ईयर्स आपने हमेशा लीगल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और या कोई कंडीशन जो वीज़े थी वो नहीं की। और थर्ड ये है कि जो आपका जो करैक्टर है वो बड़ा गुड एंड फेयर है। उसमें नंबर 1, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की काउंटी कोर्ट जजमेंट नहीं है, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोर्ट कन्विक्शन नहीं है। नंबर 3, आपकी के ख़िलाफ़ कोई पॉइंट्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये काउंट होती हैं। लेकिन इनके उन्होंने फेजेस बनाए हुए हैं कि अगर आपकी माइनर ऑफेंस है तो आपको 1 ईयर्स अप्लाई नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सीरियस है फिर 3 साल है, अगर फिर मोर सीरियस है फिर 5 ईयर्स के लिए आप पे एक कैब लग जाता है कि आप फ्रॉम दिस टू 5 ईयर्स आप ये ऑफेंस है, इसलिए अपने 5 ईयर्स नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते और उसके बाद कर सकते हैं। और जो आपका इंडेफिनिट है उस पर कोई नेगेटिव या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता या उसको टच नहीं करते। अब जो मुझे आपने बताया कि एक तो आपके ख़िलाफ़ CCJ लगे हुए हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल, वो आप चेक कर लें कि आपको उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया है या सिर्फ आपकी नॉन पेमेंट की वजह से उन्होंने कुछ आपसे CCJ लगाए हैं, वो इन्फोर्स हैं या वो पेमेंट हो रही है। पहली बात तो ये चेक होने वाली कि वो उसमें आपका स्टेटस क्या जा रहा है। नंबर 2, एक आपको रिसेंटली बोला कि मेरा आपके बच्चे का बैच का इशू बनना है, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये देखना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके ऊपर क्या कंडीशंस लगाई हैं। अगर तो थोड़ा बहुत फ़ाइन किया है तो मोस्ट लाइकली ये 1 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोर्ट की जब जजमेंट आती है तो फिर 3 साल तक भी जा सकता है। तो मेरी आपसे बड़ी काइंड रिक्वेस्ट ये होएगी कि आप प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो तफसील के साथ वो लेके किसी भी लोकल वकील के पास चले जाएं और उसको दिखाएं कि प्लीज़ ये मेरे पास अनफॉर्चुनेट मेरे कंडीशंस हैं, और इसकी बेस पे मुझे बताएं कि क्या मैं मुझ पे 3 साल का कैब है, 5 साल का है। अगर जो 2 बातें आपने बताई कि आपको कोर्ट से जुर्माना हुआ है और कोई जजमेंट आपके ख़िलाफ़ आ गई है बाय द मजिस्ट्रेट, तो फिर मुझे लगता है 3 साल की आप पे कंडीशन आएगी। और सेम ये चेक कर लेंगे अगर CCJ अगर आपके खिलाफ इन्फोर्स हो गए हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो आपको उसके 2 काम करने पड़ेंगे। या तो आपको CCJ आपको उनके साथ डील करनी पड़ेगी बैंक के साथ, मुझे प्लीज़ ख़त्म करें मैं पेमेंट करती हूँ, तो या फिर अगेन CCJ के अगेन उसके फिर उसका 5 साल हो जाएगा कि अगर आप 5 साल तक आपके कैब है जब से आपको लगी हैं
तो 5 साल के बाद आप कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपको बड़ी काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने तमाम पेपर लेके, मुझे आपके फाइनेंस की समझ आ रही है कि परेशान हैं आप, लेकिन फिर भी तमाम पेपर लेके किसी लोकल वकील के पास चले जाएँ, उनको दिखाएँ और फिर नेशनलिटी की एप्लीकेशन करना। वरना ये ना हो कि आप एप्लीकेशन कर दो और जो फ़ीस है वो आपकी ज़ाय हो जाए। तो ये इस पॉइंट पे एक प्रॉब्लम है। लेकिन उससे साथ साथ ये चेक कर लें कि आपके अगर आज अपने नेशनलिटी की एप्लीकेशन करती हो तो क्या इससे पीछे जो लास्ट 10 ईयर्स गुजरे हैं कभी आप इलीगल ओवरस्टे विदाउट वीज़ा तो यहाँ पे नहीं थी। अगर तो नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप पे हमने बात करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर 2 छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं अप्लाई करना मैसेज ने 2.5 ईयर फिनिश हो गए तो हूँ एक्सटेंड वास्ते अप्लाई करना तो कितने जल्दी अप्लाई करी सकने हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक एक्सपायर हो सी मार्च 2022 मार्च 22 मार्च और 17 मार्च 2022। अगर 17 मार्च को आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आप किसी भी टाइम बाय द 20th ऑफ फरवरी के बाद जब मर्ज़ी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो जो आप या 27 लगा लें या 17 ऑफ फरवरी लगा लें। उसकी रीज़न ये है कि आप वीज़ा ख़त्म होने से सिर्फ 28 डेज़ पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन पहले अप्लाई कर लें या 28 डेज़, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा पहले अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो आइडियल डेट आएगी वो समटाइम 18 या 19 ऑफ फरवरी के बाद की आएगी। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन करते हो तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है क्या क्या लगाने हैं, वो आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होंगी। क्या आपने नॉर्मल पोस्ट में डालना है या आपने उनको फास्ट ट्रैक में डालना है। अगर तो नॉर्मल पोस्ट में जाता है तो वो जो हम उसकी स्टैंडर्ड फ़ीस है आपको पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा जो केस है कुछ सम रीज़न से मैं कहीं जाना है, ट्रैवल करना, तो मुझे जल्दी मिलना चाहिए, या मैं 6 महीने या 8 महीने वेट नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि हम अप्लाई करें, फ़ौरन जॉब मिल जाए, तो उसके लिए वो 48 आवर्स कहते हैं और उसके लिए आपको 800 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन की जो फ़ीस है उसके साथ एडिशनल 800 पाउंड पे कर देते हो टू मेक इन एक्सटेंडेड रूट, तो फिर मेरे ख्याल में आपका जो डिसीजन है वो तकरीबन 24 आवर्स में आ जाता है या 48 आवर्स में, मतलब 2 दिन में आ जाना चाहिए। और जो कार्ड है वो मैक्सिमम 10 डेज़ में आपको डिलीवर हो जाता है। चूज़ योर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई। सबसे पहले तो गुल भाई सॉरी, मैं दोबारा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। असल में पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अभाम रह गया था। ठीक। आउटसाइड विजिट का मतलब मेरा ये नहीं था कि होम कंट्री विजिट करना है, और किसी भी मतलब होम कंट्री के अलावा थर्ड कंट्री अगर जाना खासा मुझे ज़रूरत पड़ती है तो, वरना मैं अपने पासपोर्ट का वेट करूँगा साल में। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या सिटीजनशिप सेरेमनी लेने के बाद आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का जो बीआरपी कार्ड है वो जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं आता तो आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट और ये कार्ड लीगली यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें जो ईमेल मुझे मिली वो मैं समझ लगी, बस ठीक है, मैं जवाब देता हूँ मेरे भाई के बाद आप कार्ड वापस भेज दें। ओके तो ठीक। क्वेश्चन मेरा ये था। ओके अगेन मेरे भाई, अभी आपको जो थैंक यू कि आप बड़े प्रोएक्टिव चल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे कुछ भी हो तो मैं अंदाज़े लगा लूँ पहले। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी इमरजेंसी आउट ऑफ द अपने होम कंट्री के अलावा किसी बंदे को कोई होती है। ये पहले अंडरस्टैंड करें, वेरी प्रैक्टिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये। मजबूरी जब भी होएगी वो आपको होम कंट्री में होती है कि अल्लाह ना करे किसी फैमिली प्रॉब्लम बन जाए, कोई ठीक ना हो, कोई एमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ जाए। सिर्फ होम लैंड के अंदर एमरजेंसी होती है, किसी और कंट्री में आपको रीज़न देनी पड़ती है। क्यों जा रहे हो जी? कोई मैं किसी अंकल को मिलने जा रहा हूँ, आंटी को मिलने जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप बहन भाई उस कंट्री में रहते हैं उनको देखने जा रहा हूँ। अगर माँ बाप बहन भाई हैं तो यस समझ आ रही कि यस वो किसी और कंट्री में हैं। आप सपोज करें पाकिस्तान से हैं, जो पेरेंट्स आपके दुबई में बैठे हैं, आपको जाना पड़ रहा है, यस समझ आ रही है। लेकिन उनको मिलने जा रहे हो तो ये इमरजेंसी नहीं है। बट जो आपका सवाल था, यस जब तक आपके पास नेशनलिटी पासपोर्ट नहीं आता या आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो आप यस अब्रॉड जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है या आर्गूमेंट है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे तो क्या बताओगे और किस वजह से करोगे, ये टोटली डिफरेंट। लेकिन वैसे भी देखेंगे आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करोगे तो वो जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन वो 3 माह में तो डिसाइड हो जाएगी।
और मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ना करे, क्यों आप ऐसे सोचते बार बार कि शायद एमरजेंसी बन जानी है, क्यों बन जानी है। अगर नहीं बनी तो उसमें हमें ज़्यादा क्रेज़ करने की या उसमें क्रेज़ी होने का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई होएगी तो फिर उसमें बंदा डिसाइड कर सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है यस रेलेवेंट है। अगर मुझे बाय बुक पूछते हो तो बिल्कुल बीइंग या पेंडिंग आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन आपके पास राइट होता है कि जो आपके पास कार्ड है आप ट्रैवल करें। लेकिन सम हो देखा है वो कहते हैं कि अगर आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और उसके बाद आपको BRB कार्ड जो कि इंडेफिनिट वाला सेटलमेंट वाला वो कार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। लफ्ज़ फिर वही आएंगे अनटिल और अनलेस यू हैव एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और सच एमरजेंसी तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो फिर उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर मसला है तो फिर तो वो जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि ऑल्दो कि हम नॉट वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे पास आई हैव नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम टू कि मैं ट्रैवल करता मैंने करना पड़ा और ये मेरे पास उसकी एविडेंस है, फिर तो यस ऑफ कोर्स किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल ये होता है कि नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद जो भी लोग होते हैं फिर फ़ौरन से पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट अप्लाई करने में और नेचुरलाइजेशन के बाद सिर्फ 2 वीक या 4 वीक लगते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बाकी इज़ योर मैटर कि आप कैसे इसको डिसाइड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मैं यहाँ पर विजिटर वीज़े पे आया था। ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ा। फिर तो मेरी वाइफ जो सी है वो यहीं पे है। यहाँ पे है और अब्रॉड है? जी नहीं यहीं यूके में ही है। ठीक। या शी इज अ ब्रिटिश नेशनल। और ठीक, तो सवाल क्या मेरे भाई आपका? सर मैंने सवाल ये आपसे करना था कि मैं यहाँ पर इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास गया था और सोलिसिटर के पास, तो उन्होंने मतलब मेरा केस अप्लाई किया हुआ है 10 इयर्स फैमिली रूट का। ओके, मेरा फिर लास्ट सवाल होगा कि आपका सवाल क्या मेरे भाई? ये सर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सवाल क्या आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसको कितनी टाइम लगता है? ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं। 10 ईयर फैमिली रूट मैंने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो मेरे भाई आपकी कॉल का शुक्रिया। जब दोस्त कॉल करते हैं मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपके कॉल को कट करूं, लेकिन इसका सिंपल आंसर ये था, सवाल था कि मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, वो कितना देर लगाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपने अंडर द ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाली है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन नॉर्मली देखा गया कि 6 माह से लेके 1 ईयर के अंदर डिसाइड हो जाती है। लेकिन अगर 6 माह से ज़्यादा हो जाए तो आपके पास राइट है कि आप उनको ईमेल करें कि भी मैंने एप्लीकेशन डाली थी, ये मेरा रेफरेंस नंबर है और कुड यू प्लीज़ अपडेट मी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो लेकिन बहुत ज़्यादा पुश करने का फ़ायदा नहीं है हम उसको स्टेज के अंदर, क्योंकि अभी 6 माह हुए हैं और साल तक नॉर्मली सा केस मतलब उसको डिसीजन लगाने में लग जाता है उनको। लेकिन अगर साल से ज़्यादा हो जाए फिर जैसा आपके पास राइट है कि आप उनको लेटर लिखें, ईमेल करें, फ़ोन कॉल करें, तभी रिप्लाई नहीं करते तो आप अपने लोकल MP के पास चले जाएं। अगर वहाँ भी बात नहीं बनती तो फिर आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जाके प्रेशन प्रोटोकॉल निकाल सकते हैं। लेकिन 6 माह के फ़ौरन बाद ये सारे स्टेप्स लेना इज़ नॉट रीज़नेबल। मेरे ख्याल में भी वेट कर लें या आप मैक्सिमम अपने वकील साहब को बोल दें कि प्लीज़ एक रिमाइंडर भेज दें और चेक करें कि मेरे केस में क्या जा रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। यार ये क्वेश्चन है मेरा, मेरे एक फीमेल उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है और नेक्स्ट मंथ उनका वो 5 साल पूरे हो रहे हैं तो वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगी। उनकी 2 बेटी हैं छोटी, दोनों अंडर 5 मतलब माँ सिंगल मॉम है तो उनकी 2 बेटियां भी हैं, तो इन तीनों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है अभी जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ वो भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक। तो जो इंडेफिनिट लग जाता है रेफ्यूजी को तो उसके बाद बच्चों का मतलब जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? उसके लिए मतलब साल वेट करेंगे जिस तरह माँ वेट करेगी 1 साल नेशनलिटी के लिए, तो बच्चे को भी वेट करना पड़ेगा मतलब। ओके। और तो नेशनलिटी पाकिस्तानी है बर्थ सर्टिफिकेट पे, ठीक है। उनका बेबी ऑब्वियसली ब्रिटिश नहीं था। ठीक तो बच्चे भी पाकिस्तानी। ओके, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, आपका सवाल लिख लिया, लेकिन टाइम का ब्रेक का स्टे विद अस एंड जो आंसर है वो ब्रेक के बाद मैं देता हूँ जी। थैंक यू।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले अभी किसी साहब ने ये सवाल पूछा था कि उनके फैमिली मेम्बर को रिफ्यूजी स्टेटस की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट मिली है और बच्चों को भी रिफ्यूजी स्टेटस था, उनको सेटलमेंट मिल गया। देखिए, जब नेशनैलिटी की एप्लीकेशन करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो नेशनैलिटी है वो डिस्क्रिशन है टू द होम ऑफिस। एंड नंबर 2 ये है कि जब आप नेशनैलिटी करते हो तो उनमें पहला सवाल पूछा जाता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स के पास ईदर दे हैव अ ब्रिटिश सिटीजनशिप और दे हैव अ सेटलमेंट वीज़ा स्टेटस इन द यूके। अब इस केस में क्या आता है कि एक पेरेंट्स के पास सेटलमेंट स्टेटस आ गया है और अगर बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उनको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था इस केस के अंदर, क्योंकि बच्चे भी बाहर से आए हैं, क्या वो डिपेंडेंट थे, क्या उनकी ओवर एज हो गए हैं, इन दोनों सूरतों में आइडियली तो ये है, अगर ये बिल्कुल सेफ़ करना चाहते हैं उनको बेस्ट होगा कि कम से कम ये 1 साल के बाद अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो लिंक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इनका जब रिफ्यूजी स्टेटस मिला था उससे पहले वो यहाँ पे लीगल थे या वो ओवरस्टे थे या विदाउट वीज़ा थे। अब उसकी रीज़न ये है कि जो सबसे जो बेसिक कंडीशन है फॉर द नेशनलिटी की कि आप लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी यूके के अंदर इलीगल ओवरस्टे या विदाउट वीज़ा नहीं होना चाहिए। अगर तो ये था कि उनको वीज़ा मिला ही और आके उन्होंने साथ रिफ्यूजी लेके आए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेक श्योर करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्यूजी से अगर आपको सेटलमेंट वीज़ा मिल गया और उसके 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर दोगे, आपने उसके बैक 10 साल तक चेक करना है कि आप कभी भी विदाउट लीगल स्टेटस नहीं थे या ओवरस्टे नहीं थे या आपने किसी भी इमिग्रेशन की जो कंडीशंस को ब्रीच नहीं किया था। एक पार्ट ये चेक कर लें और उसके बाद अगर होता है तो फिर यस वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन आइडियली अगर वो कभी भी ब्रीच नहीं किया था या ओवरस्टे नहीं थे तो फिर इनको चाहिए कि इंडेफिनिटली 1 साल के बाद अप्लाई करें। और किसी भी पेरेंट्स के पास अभी नेशनलिटी नहीं है, सिर्फ सेटल स्टेटस है और वो भी रिफ्यूजी कैटेगरी से आके आता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट ज़्यादा बेहतर होएगा। इंस्टेड ऑफ कि वो रश करें कि हम साल को बचाएं और साल में कहीं वो अपने पैसे उनकी फ़ीस वगैरह ज़ाया ना करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी मेरे भाई, वालेकुम सलाम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ILR स्पाउस वीज़ा जो है 5 ईयर रूट पे, राइट, उसमें अगर सिर्फ मैं अपनी मिसेस की बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं जो यूके नेशनल है, जिसकी तनख्वाह ओवर 30,000 है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी पे स्लिप नहीं दिखाऊं तो वो क्या चलेगा? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे जो 5 साल हैं वो 9 जनवरी को कंप्लीट हो जाएंगे और जो मेरा कार्ड है 17 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे 17 अप्रैल से पहले अप्लाई करना पड़ेगा या 9 जनवरी से पहले भी कर सकता हूँ? ये दोबारा सवाल पूछना, दोबारा सवाल बताना कि आपको 5 साल पूरे हो रहे हैं जनवरी में? जी हो जाएंगे 9 जनवरी 2022 में। ठीक, आप इंटर हुए, आप 9 जनवरी को इंटर हुए थे यूके में, राइट? जी 9 जनवरी को 5 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। ओके राइट, नो प्रॉब्लम। ओके एक और सवाल है कि जो जब पे स्लिप्स दिखानी है तो पे स्लिप्स के साथ P45 P60 भी लगेगा कि सिर्फ पे स्लिप्स लगेंगे? ओके ठीक, बस ये 3 सवाल। ओके, जो तो सेकंड सवाल था उसका पहले आंसर कर लूँ। आपका वीज़ा बेशक जून तक है, लेकिन अगर आप जब यूके में इंटर हुए थे फ्रॉम दैट डेट अगर अपने जब आप 5 साल मुकम्मल कर लगे तो वेरी नेक्स्ट डे आपके पास राइट है कि वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लोगों के 5 साल का वीज़ा मिलता है और उनके पास 5 साल पूरे हो रहे हैं एग्जैक्टली सेम टाइम जब वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है, तो फिर उनके पास राइट होता है कि वो 28 डेज़ पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास वीज़ा है तो फिर आप 28 डेज़ वाली ऑप्शन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स टू स्टे इन द यूके यू कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनिट। अब जो दूसरा सवाल था कि पे स्लिप का, देखें जब आपने पहला वीज़ा अप्लाई करें, एक्सटेंशन अप्लाई करें या इंडेफिनिट अप्लाई करें तो उसके मुताबिक आपने बाकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए जो एक मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू नीड टू मीट द इनकम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, और वो ये है कि 18,600 से कम आपकी इनकम अबव होनी चाहिए अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है एप्लीकेशन के साथ। आपके केस में है कि अगर आपकी मिसेस के पास इनकम ज़्यादा है 30, तो अगर आप ना भी दिखाओगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अपना क्लेम करते हो। लेकिन सवाल ये कि जब आप अपने एप्लीकेशन फिल करोगे तो वहाँ पे सवाल आएगा कि आर यू वर्किंग, तो आपको वहाँ पे यस कहना पड़ेगा अगर आप काम करते हैं। तो अगर नहीं करते तो नो लिख दो।
इसी तरीके से इज़ योर स्पाउस इज़ वर्किंग, सेम क्वेश्चन आंसर आएंगे। जब यस करोगे तो उसकी इनकम क्या है, फिर उसका आपका चीज़ें जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में कोई हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो इनकम कमा रहे हो बता दो, जो आपकी मिसेस कमा रही है वो बता दें। लेकिन जब वो उनका क्वेश्चन आएगा कि क्या आप मीट कर रहे हो क्राइटेरिया, हम लिखो कि क्योंकि माई वाइफ इनकम इज़ मोर दैन 18,600, सो प्लीज़ सी अटैच हर बैंक स्टेटमेंट एंड द वेज स्लिप्स। अगर आप अपनी नहीं भी लगाओगे तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने जो कम से कम 6 डिफरेंट अथॉरिटीज़ की करस्पॉन्डेंस देनी है कि बिकॉज यू आर लिविंग टुगेदर एंड योर रिलेशनशिप इज़ सबसिस्टिंग एंड जेन्युइन टिल टू डेट, तो उसके लिए आपको शायद ज़रूरत पड़ जाए कि आपको बैंक लगानी हो, डॉटर का लेटर लगाना हो, पे स्लिप लगानी हो, DVLA का सर्टिफिकेट लगाना हो, फिर इंश्योरेंस लगानी हो। तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए आपको शायद उन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। अगर कोई इंतहाई कोई सीरियस कोई ऐसी मैटर नहीं है कि वाई यू नो वांट टू डिस्क्लोज, तो मेरे ख्याल में डिस्क्लोज करने में हर्ज नहीं है। बट जो आपका सवाल था, यस, अगर एज़ फार एज आप टिक बॉक्स पूरे कर रहे हो, इनकम 18,000 बन रही है फ्रॉम ए पर्सन से, तो बी अगर आप पन्ना नहीं भी लगाता तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बताना ज़रूरी है, वो लिखा आता है सवाल में कि आप काम करते हो, आप कैसे उसको हाइड कर सकते हो या कैसे आप उसको डिनाई कर सकते हो कि यस मेरी वाइफ की इनकम पूरी हो रही है, लिहाजा डोंट आस्क मी विद क्वेश्चन। वो एक फॉर्म है, यू हैव टू फिल द फॉर्म। तो इसलिए यस बता दें फॉर्म में। अगर डॉक्यूमेंट्स लगाने फेयर नाफ अगर ना भी लगाएंगे, तो अगर आपकी इनकम पूरी हो रही होगी फ्रॉम वन सोर्स, तो उनको बाकी सोर्स को फिर टैली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। 2018 में टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा लगा था। 18 में एंटरप्रेन्योर वीज़ा लगा था, ठीक। एंटरप्रेन्योर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 200,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट। जब जैसे ही वीज़ा लगा 19 के आखिर में पेंडेमिक आ गया, उस वजह से पाकिस्तान का पाउंड इतना बढ़ गया कि आई हैव बीन नॉट एबल टू फुलफिल 200,000 पाउंड रिक्वायरमेंट। जॉब्स मैनेज कर लिए, मैंने जॉब्स अरेंज कर लिए हैं। इसका कोई बेल आउट पैकेज मिल सकता है या कोई ऑप्शन है कि अगर रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो इसका एक्सटेंशन हो जाए, या अगर मैं कोई वीज़ा शिफ्ट करना चाहूँ तो किस कैटेगरी में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ कि मेरे ये ईयर्स भी काउंट हो और मेरा एक्सटेंशन भी हो जाए, क्योंकि बिजनेस मेरा यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, मेरा बिजनेस स्टेब्लिश चल रहा है, मगर मैं रिक्वायरमेंट नहीं पूछ सका जो 2 लाख पाउंड दिखाने थे पाकिस्तान से या यहाँ से लाने थे जो। राइट। अब सवाल है कितने पैसे लेके आए हो यहाँ पे? जी, तो कितने आपने स्पेंड किए यहाँ पे, इन्वेस्ट किए यहाँ पे? यहाँ मैंने अब तक कोई 1,20,000 पाउंड के करीब इन्वेस्ट किए हैं। ओके। देखें, जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई किया था, अगर उसके मुताबिक जो वो पैसे बन रहे थे उसके पास उनकी डी वैल्यू हो गए या उसकी जो करेंसी वैल्यू वो नहीं रही, कम पैसे आपको कन्वर्ट हुए, ऐसे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने जो पैसे लगाए हैं, अभी भी 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मेनली ये है क्योंकि इस केस में 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये कहता है कि आपने सारे पैसे वन गो नहीं लेके आने थे या वन गो अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। अगर आपने बाय इंस्टॉलमेंट या ग्रेजुअली आप लेके आए हो और उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते रहे हो, या फिर जैसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर ली है, या इवन उसकी जो वैल्यू आज के दिन 2 लाख पाउंड है, तो तब भी आपके केस को एक आर्गुएबल जस्टिबल हो सकता है। या आप ये कहते थे कि जो मैं जब वीज़ा अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे 2 लाख के इक्विवेलेंट रुपीज़ में मनी पड़ी थी, लेकिन जब मैं यूके में आया और उसके बाद मुझे आके कंपनी सेटअप करने में और बाकी मामलात करने में मुझे 4-6 माह लग गए, और 6 माह में जब पैसे मंगवाने का तो उसकी डी वैल्यू हो गया, जहाँ मेरा 2 लाख आना था वो मेरा 1.5 लाख आया। तो यस, किसी हद तक ये बात जस्टिफाई हो सकती है और उसके ऊपर आर्गू किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपने अकाउंटेंट से बात करें कि क्या उसने इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है, कितना कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो सेटअप कॉस्ट थी या उसके बाद आपने रनिंग कॉस्ट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट डालते रहे हो, तो वो सारी उसमें ऐड अप हो सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उस बंदे को देखें जो एंटरप्रेन्योर की वीज़े के लिए काम करता हो, अगर किसी वकील से मिलना हो मिले, ताकि वो आपको पता हो कि वो सारी चीज़ें आप अपने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट, 3 साल के अकाउंट्स, जो आपने
उनको पे करते रहे, उनके तमाम प्रूफ ले जाके दिखाएं ताकि वो एक बेहतर पोजीशन में हो कि आपको एडवाइस किया जा सके। बट होता ये है कि अगर ये बात आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल भी है और मेरे ख्याल होम ऑफिस इस बात को एक्सेप्ट भी कर जाएगा, क्योंकि नंबर 1 कि आपने 18 में अप्लाई किया, 19 में ये पेंडेमिक आ गया और उसके बाद बिल्कुल आपका जो बिज़नेस है वो सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट हुई हैं, तो थोड़ा बहुत आपको कंसेशन हो सकती है, लेकिन अगेन आपने जो टिक बॉक्स है वो तो पूरे करने हैं। तो उसमें कोई ऐसी पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि नहीं, लेकिन अगर आपकी चीज़ दिखाएं आज काम क्या हो रहा है, उसकी वर्थ क्या हो गई है, वैल्यू क्या हो गई है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट, तो मेरे ख्याल में होम ऑफिस इस बात को एक्सेप्ट कर जाएगा। एज़ फार एज तमाम जो चीज़ें आपके पास हैं उनको उनके टेबल पर रखेंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको इसी वीज़े के अंदर एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। अब सेकंड आपका सवाल था कि इस वीज़े के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं किस कैटेगरी में जा सकता हूँ। यस, अगर आपको कोई वर्क परमिट में जाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस वीज़ा है वो स्विचेबल है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। अब फिर देखा जाएगा कि उस कैटेगरी में क्या आप फॉल करते हो या आप क्वालिफाइड करते हो कि नहीं करते। तो इसलिए अगर मुझे वैसे पूछो कि कौन कौन सी कैटेगरी में सजेस्ट ना कर सकूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है या आपकी क्वालिफिकेशन या आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो क्या आप वर्क परमिट में जा सकते हो और क्या वर्क परमिट से अलाउ करते हैं जाने का नहीं, ये 2 डिफरेंट सवाल हैं। बट आइडियली मेरे ख्याल में किसी और कैटेगरी का ज़्यादा फोकस करने की बजाय अपने इसी कैटेगरीज़ को या एक्सटेंशन की तरफ जाने के लिए देखें। तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है या आपकी जो ऑन गोइंग कॉस्ट आपको आ रही है, वो मिला के अगर आपकी 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि नंबर 1 आपने जनरली यहाँ काम किया है, नंबर 2 आपने करने की कोशिश की है ड्यू टू पेंडेमिक, और ये बड़ी बात है कि कम अज़ कम आपने इतने पैसे लगा के यहाँ पे अपने आप को इस पे कैरी ऑन करना चाह रहे हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो काउंट की जाएंगी टू फॉर टेक द डिसीजंस। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी रियाज भाई, मोहम्मद आसिम बात कर रहा हूँ। जी आसिम साहब, क्वेश्चन था मुझे, मेरा रिसेंटली पीजी स्टेटस मुझे मिला है, रिफ्यूजी स्टेटस, ठीक। या तो मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे, मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। मुझे क्वेश्चन ये करना है कि अगर मुझे प्लान करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे दुबई जाना है, तो उसके लिए मुझे वीजा रिक्वायर होगा या ये पासपोर्ट इतना वैल्यू रखता है कि मुझे एंट्री मिलेगी? कौन सा पासपोर्ट? ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आसम भाई होता है वो होता ही ये है कि आपने किसी कंट्री के अंदर किसी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, रिफ्यूजी हो यहाँ पे, और आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है कि आप उस कंट्री में जाना चाहें। अब आपको गवर्नमेंट ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दिया, लेकिन क्या आपको दुबई वाले इस लेटर के ऊपर आपको एंट्री देंगे? क्योंकि आपने पर्टिकुलरली बनाना ही दुबई के लिए था। जिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एक पर्पज़ के लिए बनता है कि लो जी मैंने ये एक आपके पास आपकी आईडी आ जाती है, अब आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई करते हो दुबई के लिए कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, मैं ये पर्पज़ के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो आपको एक वीज़ा ऑथोराइज़ करेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपकी एक बेसिकली एक आईडी है, तो इसलिए आप चेक कर लें। अगर उस पर किसी किस्म की आपको ऑथराइजेशन नहीं है दुबई की तरफ से, या कोई जब अपने अप्लाई किया डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गया, अगर स्टैंप नहीं हुई, तो फिर तो ये एक आपकी आईडी डॉक्यूमेंट है। जिस कंट्री में जाना हुआ करेगा, आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे, रीज़न दोगे, और फिर वो उस पर स्टैंप करेंगे, तो उसके मुताबिक आप उस कंट्री का ट्रैवल कर सकोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं अगेन और एक्नॉलेज करते हैं, उनका भी थैंक्स। प्रोग्राम क्योंकि लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हमारे दोस्तों से हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अपने जो सवाल हैं उनको मुख्तसर रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। अगेन एक बार फिर वीनस टीवी का और उनकी तमाम मैनेजमेंट का थैंक यू कि उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है जस्ट एज ए कम्युनिटी वर्क के लिए, और इसमें ताकि हम लोगों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई कर सकें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।